अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इश्तियाक अहमद नावल जड़ का शिकार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आप आपको तो हमने डॉक्टर फिरोजी मियाँ के क्लिनिक पर देखा था। हाँ, मैं वही हूँ, लेकिन आप यहाँ किस सिलसिले में आए हैं? आप सेठ करामतुल्लाह के बेटे अरशद हैं ना? जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं। और आप खुद भी डॉक्टर हैं? जी हाँ। तो फिर आपको डॉक्टर फिरोजी मियाँ के यहाँ मुलाजमत करने की क्या ज़रूरत है? आप तो खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, कर सकता हूँ, लेकिन मैंने तजर्बा हासिल करने के लिए ऐसा किया है। आपको ये बात मालूम है कि आपके वालिद के साथ रियाज गाबा ने क्या हेरा फेरी की थी? हाँ, मालूम है। इसने हैरतज़दा अंदाज में कहा। आप सीम उभरने वाले रियाज गाबा की कहानी भी पढ़ चुके होंगे, और अब वो खुद गरीब होकर एक क्वार्टर में रहने पर मजबूर हो गए हैं। हाँ, ये भी ठीक है। मैं अखबार में पढ़ चुका हूँ, इसने कहा। इनसे ये इंतकाम भला आपके सिवा कौन ले सकता है? फारूक ने इसे घूरा। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा इस मामले से भला क्या ताल्लुक? रियाज गाबा से किसी और को इंतकाम नहीं लेना, और हमें भला इनसे कोई इंतकाम नहीं लेना। हमने सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया है। तब फिर ये कहानी और कौन जानता है? इंस्पेक्टर जमशेद ने इसे घूरा। मुझे नहीं मालूम, इसने बुरा सा मुंह बनाया। आपका कोई और दोस्त जो डॉक्टर हो? दोस्त तो ऐसे कई हैं। मेहरबानी फरमाकर इनके नाम और पते, या कि अगर वो कहीं मुलाजिम हो तो इनकी मुलाजमतों के पते मैं लिख देता हूँ। मेरे ऐसे 3 दोस्त हैं, लेकिन इन्हें रियाज गाबा की कहानी मालूम नहीं। आप लिख कर तो दे दें। इसने नाम और पते लिख कर दे दिए। वो बाहर निकले। इंस्पेक्टर जमशेद ने अकराम के नंबर मिलाए और बोले, हेलो अकराम, चंद लोगों की बहुत खुफिया निगरानी करनी है। इनके नाम और पते नोट कर लो। इनकी हर किस्म की सरगर्मियाँ नोट करना होंगी। ओके सर, आप फिक्र ना करें। इन्होंने नाम और पते लिखवा दिए। इसके बाद वो एक बार फिर रियाज गाबा के घर पहुंचे। वो इन्हें देखकर परेशान हो गया, क्योंकि इंस्पेक्टर जमशेद के तेवर बहुत उखड़े उखड़े थे। खैर तो है, हम सेठ करामतुल्लाह से मिलकर आ रहे हैं। ओह, इनके मुंह से निकला। आप कुछ कहना पसंद करेंगे? मेरी अकल पर लालच का पर्दा पड़ गया था। आप जानते ही होंगे लालच का पर्दा क्या होता है। और फिर मुझसे वो गुनाह हो गया, लेकिन आज मैं खुद इसी हालत को पहुंच गया हूँ। बेईमानी से कमाई हुई दौलत अब मेरे पास कहाँ रही है? आप अपने अल्लाह से माफ़ी मांगे। बेहतर ये है कि सेठ रहमतुल्लाह से मिल लें, इससे माफ़ी मांगे। अगर इसने माफ़ कर दिया तो यकीनन अल्लाह ताला भी माफ़ कर देंगे। दूसरी बात, मैं सींग उभरने वाली कहानी एक बार फिर सुनना चाहता हूँ। वो तो मैं पहले ही आपको 2 मरतबा सुना चुका हूँ। एक बार और। कोई ख़ास बात हर मर्तबा रह जाती है। वो आप लोगों की नज़रों में बिल्कुल गैर अहम है, इसलिए आप नहीं बताते। अच्छी बात है, मैं फिर सुनाता हूँ। ये कहकर इन्होंने सींग उभरने की कहानी सुनाना शुरू कर दी। इस मर्तबा इन्होंने याद कर कर के हर बात बताई। अचानक इंस्पेक्टर जमशेद चौंके। आपने इस बार एक ऐसी बात बताई है जो पहले दोनों मर्तबा आप बताना भूल गए, और वो ये कि तीनों मर्तबा सिंह इस वक्त नजर आया जब आप गुस्ल करके गुस्ल खाने से नाश्ते की मेज़ पर आए। हाँ अंकल, लेकिन ये बात रह इसलिए गई कि हमारी नज़रों में इस बात की कोई अहमियत नहीं थी। ये तो खैर अब देखना है कि ये अहम है या नहीं। आप आम पानी से नहाने के आदी हैं? जी हाँ, बिल्कुल। पानी में डेटॉल या कोई दूसरी जरासीम कश दवाई तो नहीं मिट डालते? नहीं, इन्होंने कहा। नहाने से पहले आप कुछ खाने के आदी तो नहीं हैं? ओह हाँ, डॉक्टर अंसारी ने मुझे चंद कैप्सूल दिए थे दर्दों के लिए। इन्होंने हिदायत कर रखी है कि मैं वो नहाने से पहले खाऊं। और क्या इनमें से कोई कैप्सूल आपके पास है? इन्होंने कहा। जी नहीं, वो तो मैं खा भी चुका। खैर, हम डॉक्टर अंसारी से पूछ लेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो बाहर आके गाड़ी में बैठ गए। अब अगर पीर गोगड़ खान और सरसर गोरमानी को भी ऐसे ही कैप्सूल खाने के लिए दी गए हों तो मज़ा आ जाएगा। और अगर ऐसा ना हुआ अब्बाजान, फरजाना ने बेचैन होकर कहा, तो मज़ा नहीं आएगा। सीधी सी बात है। फारूक मुस्कुराया। केस चकरा देने वाला है। अभी तक हमें भी इसमें कोई खास कामयाबी नहीं हो सकी। महमूद बोला। पीर गोगड़ खान की पेशानी पर सिंह जू का तू मौजूद था। इन्हें देखकर इसने बुरा सा मुंह बनाया। क्यों जनाब, आप लोगों ने अब तक क्या तीर मारा? तीर मारने की कोशिश में है, फारूक ने फौरन कहा।
इस सींग के निकलने से पहले आपने गुसल करने से पहले कोई कैप्सूल तो नहीं खाया था? गुसल से पहले? नहीं, बिल्कुल नहीं। ना पहले ना बाद में ऐसी कोई चीज़ खाई। वो मायूस होकर वहाँ से भी निकल आए। सर गुरबानी की तरी रिपोर्टें देखकर ही इन्होंने मालूम कर लिया कि इन्होंने भी ऐसे कोई कैप्सूल नहीं खाए थे। नहीं भाई, सींग उभारने के लिए कोई और ही पुरअसरार तरीका इख्तियार किया गया है। इंस्पेक्टर जमशेद ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। और वो तरीका अभी तक हमारी नज़रों से ओझल है। अल्लाह अपना रहम फरमाए। ये केस तो लोहे का चना साबित हो रहा है। महमूद बड़बड़ाया। लोहे का चना? भाई वाह, ये तो किसी नावल का नाम हो सकता है। फारूक ने खुश होकर कहा। हो सकता है तो सर पे रखकर नाचो, फरजाना ने जलकर कहा। ऐसा करने की क्या ज़रूरत है? नाम तो इसके बगैर भी हो सकता है। फारूक मुस्कुराया। एन इसी वक्त फ़ोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ आईजी साहब कह रहे थे। लो भाई जमशेद, नहीं सुनो। पीर गोगड़ खान को तमाम दौलत गरीबों में तकसीम करने का नोटिस मिल गया है। फोन करने वाले ने कहा है, अगर तमाम दौलत तकसीम ना की और ये पीरी मुरीदी का नाजायज़ धंधा ख़त्म ना किया तो ये सिंह हमेशा हमेशा के लिए परेशानी पर रहेगा। इधर पीर साहब के तमाम मुरीद बदजन हो गए हैं। इनका ख्याल है जब पीर साहब खुद अपने आप को इस मुसीबत से निजात नहीं दिला सकते तो ये दूसरों को मुसीबतों से किस तरह निकाल सकते हैं। तीसरी तरफ पीर साहब अपनी तमाम दौलत बैंकों से निकलवा कर अपने घर के आगे ढेर कर रहे हैं और शहर में ऐलान किया राया जा रहा है जिस गरीब को ज़रूरत है आकर झोलियाँ भर ले। अब तुम्हारा क्या ख्याल है? तमाम दौलत लुटाने के बाद भी क्या पीर साहब सिंह से निजात हासिल कर लेंगे? इस नामालूम आदमी का वादा तो यही है, लेकिन वो अपना ये वादा पूरा नहीं करेगा। जी, क्या मतलब? मैं इसके जहन को किसी हद तक समझ गया हूँ। अरे हाँ, एक और ख्याल। इंस्पेक्टर जमशेद चौंके। फिर इन्होंने जल्दी जल्दी पीर गोगर खान के नंबर मिलाए। हेलो पीर साहब, एक बार फिर आपको जहमत दे रहा हूँ। सींग गुसल करने के बाद नमूदार हुआ था या गुसल से पहले ही देख लिया गया था? ओह हाँ, ये बात ज़रूर अजीब है। मैं जब गुसल करने गया तो पेशानी पर किसी सींग का नाम नहीं था। गुसल करके बाहर निकला तो मुरीदों की नज़रें सींग पर पड़ी और इन्होंने मुझे बताया। शुक्रिया जनाब, बस यही मालूम करना था। इन्होंने हैरतज़दा अंदाज में कहा और रिसीवर रख दिया। इसके बाद इन्होंने सरसर गुरबानी को फ़ोन किया। इनसे भी यही सवाल पूछा। वो चौंक कर बोले, ये बात हैरत अंगेज़ है और आपके तवज्जो दिलाने पर ही याद आई है। सींग इस वक्त नजर आया था जब मैं गुसल करके बाहर निकला था। शुक्रिया जनाब। रिसीवर रख के वो इनकी तरफ मुड़े। एक बात साबित हो गई, इस सींग का गुसल से ज़रूर कोई ताल्लुक है। तब तो शहर के लोग गुसल करना छोड़ देंगे। हम ये बात अभी किसी को नहीं बताएंगे वरना सींग उभरना बंद हो जाएंगे। गोया आप ये चाहते हैं सींग उभरें? महमूद ने हैरान होकर कहा। बात दरअसल ये है कि इसने अब तक सिर्फ इन लोगों को सताया है जिन्होंने दूसरों पर जुल्म किया था, और इसने जुल्म का बदला ऐसा भी नहीं लिया कि इस पर कत्ल वगैरह का इल्ज़ाम आयद किया जा सके। रियाज गाबा की मिसाल ले लो। रियाज गाबा ने सेठ करामतुल्लाह की दौलत पर हाथ साफ किया था और इसे मोहताज कर दिया था। हमारे इस मेहरबान ने इसे दौलत से मोहताज कर दिया है। इसी तरह पीर गोगड़ खान है। इसने दूसरों को लूटा। किसी में अगर करामत है, यानी इबादत करते करते अगर कोई इस मर्तबे को पहुंच जाता है कि इसमें अल्लाह ताला कोई करामत पैदा फरमा देते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं वो इस करामत के ज़रिए लोगों को लूटना शुरू कर दे। ऐसे पीर तो चोर उचक्के होते हैं, और चोर उचक्कों की दौलत गरीबों में अगर तकसीम हो जाए तो ये कोई बुरी बात नहीं। अब रह गए सरसर गुरबानी। इनके बारे में भी ज़रूर ऐसी कोई बात होगी। ज़ाहिर तो ये बात है कि इससे सदर तक डरते हैं, लेकिन इसने अपना खौफ इस पर तारी कर दिया है। हो सकता है कोई और बात भी हो। तो क्या आपके ख्याल में ये शख्स मुजरिम नहीं है? हम उसे गिरफ्तार करेंगे और अदालत में पेश करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है या तो अदालत इसे सज़ा दे नहीं सकेगी, और देगी तो बहुत मामूली सी। अव्वल तो जिन लोगों की पेशानियों पर सींग निकले हैं वही इसे माफ़ करने पर तैयार होंगे, तो फिर अदालत बेचारी क्या करेगी? मुझे तो डॉक्टर अरशद पर शक है। हो सकता है वो नामालूम शख्स वही हो। ये भी हो सकता है कि वो शख्स डॉक्टर अरशद के 3 दोस्तों में से कोई एक हो। किसी तरह इसे ये सींग वाली बात दरियाफ्त हो गई हो और इसने लोगों पर आजमाने का फैसला कर लिया हो। शायद इसे रियाज गाबा की कहानी किसी तरह मालूम हो गई हो। अरे, इंस्पेक्टर जमशेद कहते कहते रुक गए। इनकी आंखें हैरत से फैल गईं। या अल्लाह रहम, ये अरे कहाँ से टपक पड़ा।
ریاض گابا کی کہانی پر غور کرنے سے ایک اور بات سامنے آتی ہے، اور ہم نے اس بات کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، بلکہ اسے قطعاً اہم خیال نہیں کیا۔ لیکن اس نامعلوم آدمی تک پہنچنے کے لیے وہ بات بہت اہم ثابت ہو سکتی ہے۔ اور وہ کیا؟ ریاض گابا نے ہمیں بتایا تھا کہ جب اس نامعلوم آدمی نے فون پر رابطہ کیا تھا تو اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کے پاس شہر بھر کے ان غریبوں کی فہرست موجود ہے جو امداد کی اپیل کرتے رہتے ہیں۔ ان کی اپیلیں اخبارات میں شائع ہوتی رہتی ہیں۔ تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ فرض کیا سینگ والی دوا اچانک تم دریافت کر لیتے ہو، تو تم ایسے لوگوں کی فہرست کس طرح تیار کر لو گے؟ یہ تو صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب تمہیں پہلے سے ہی غریبوں سے بہت ہمدردی ہو، اور تم اس خیال سے ان کے پتے نوٹ کرتے رہتے ہو کہ کبھی موقع ملا تو ان کی مدد کر دوں گا۔ گویا وہ فہرست اس کے پاس پہلے سے ہی موجود تھی، اور سینگ والی دوا بعد میں دریافت ہوئی۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ ہے غریبوں کا ہمدرد ہی، اور شاید قدرت نے اسے اسی لیے سینگ والی دوا سمجھا دی۔ گویا ایک بات ثابت ہو گئی۔ اب ہمیں ایک ایسے آدمی کو تلاش کرنا ہے جو غریبوں کا ہمدرد بھی ہے اور ڈاکٹر بھی ہے۔ فاروق بولا، یہ ضروری نہیں کہ وہ ڈاکٹر بھی ہو۔ فرزانہ نے فوراً کہا، کیوں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ بھئی دوائیں بنانے کا تعلق تو کسی ڈاکٹر سے ہی ہو سکتا ہے، ایک عام آدمی کو بھی کوئی دوا دریافت ہو سکتی ہے۔ ہاں، یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ خیر یہ بات تو دعوے سے کہی جا سکتی ہے کہ ہمارا مجرم غریبوں کا ہمدرد ہے۔ بالکل ٹھیک، لیکن ابا جان شہر میں تو انگنت غریب موجود ہیں۔ محمود نے منہ بنایا، اس وقت تک جو لوگ سامنے آئے ہیں ہم ان سے چیک کریں گے۔ کوئی بہت زیادہ غریبوں سے دلچسپی رکھتا ہے، وہ بولے۔ ڈاکٹر ارشد کے 3 دوستوں کو چیک کرنے کے بارے میں کیا خیال ہے ابا جان؟ فرزانہ نے کہا، اب یہ بھی کریں گے، بلکہ آؤ اسی وقت ہو آتے ہیں، اگرچہ اکرام نے ان کی نگرانی شروع کرا دی ہوگی۔ انہوں نے کہا۔ جلد ہی وہ ایک چھوٹے سے خوبصورت مکان کے دروازے پر دستک دے رہے تھے۔ چند سیکنڈ بعد ایک نوجوان آدمی باہر نکلا۔ جی فرمائیے، اس نے حیرت زدہ سے انداز میں کہا۔ ہمیں ڈاکٹر قاسم بیگ سے ملنا ہے۔ میں ہی ڈاکٹر قاسم بیگ ہوں، اس نے کہا۔ اوہ اچھا، شکریہ۔ گویا آپ بیٹھ کر بات کرنا چاہتے ہیں، اس نے پریشان ہو کر کہا۔ کیوں؟ اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ گھر میں جگہ تنگ ہے تو ہم باہر ہی اپنی گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں، یہ بات نہیں۔ اس وقت میرے گھر میں میرے 2 دوست موجود ہیں۔ اب یا تو آپ ان کی موجودگی میں بیٹھیں یا پھر ہم باہر بیٹھ کر بات کریں۔ ہم ان کی موجودگی میں ہی بات کر لیں گے۔ وہ انہیں ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ یہاں 2 نوجوان اور موجود تھے۔ وہ آپس میں زور و شور سے باتیں کر رہے تھے۔ انہیں اندر داخل ہوتے دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ ان کے چہرے سوالیہ انداز میں ڈاکٹر قاسم بیگ کی طرف گھوم گئے۔ مجھ سے ملنے آئے ہیں، ابھی تعارف نہیں ہوا، امید ہے تم محسوس نہیں کرو گے۔ کوئی بات نہیں، وہ بولے۔ میرا نام انسپکٹر جمشید ہے، یہ محمود، فاروق اور فرزانہ ہیں۔ آپ ڈاکٹر ارشد کے دوست ہیں نا؟ ڈاکٹر ارشد کے تو ہم تینوں ہی دوست ہیں، ڈاکٹر قاسم نے مسکرا کر کہا۔ اوہ، تب پھر ان کے نام ڈاکٹر وجاہت مرزا اور ڈاکٹر سلیم جاویدانی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ حیرت ہے، آپ کو تو بہت معلومات حاصل ہیں۔ ہمارا کام ہی یہی ہے۔ فرمائیے، میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں نہیں، ہمیں تو دراصل آپ تینوں سے ہی ملاقات کرنا تھی۔ اچھا ہی ہو گیا کہ آپ دونوں بھی یہیں مل گئے، ایک ہی وقت میں تینوں دوستوں سے ملاقات کر لیں گے۔ یہ بات تو طے ہے، آپ تینوں ڈاکٹر ارشد کے دوست ہیں۔ جی ہاں بالکل۔ تو پھر اس وقت آپ کے ساتھ ڈاکٹر ارشد کیوں نظر نہیں آ رہے؟ یہ بات آپ نے کیوں کہی؟ اگر آپ تینوں یہاں جمع ہو سکتے ہیں تو پھر وہ بھی تو یہاں ہو سکتے ہیں۔ بالکل ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بات لازمی نہیں۔ اچھا خیر، سنا ہے آپ غریبوں کے لیے بہت کام کرتے رہتے ہیں، کیا یہ بری بات ہے یا خلاف قانون ہے؟ ہاں، اگر غریبوں کی مدد کرنے کے لیے قانون کے خلاف کام کیا جائے تو خلاف قانون بھی ہے۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ کہ اب آپ لوگ اپنی حرکات سے باز آ جائیں۔ کیا مطلب؟ میرا مطلب آپ لوگ بہت اچھی طرح سمجھ رہے ہیں۔ میں آپ سے اس وقت بس یہی کہوں گا، آپ ضرور کسی بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ ہمارا کسی جرم سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ کو ریاض گابا کی کہانی معلوم تھی؟ انسپکٹر جمشید نے سرد آواز میں کہا۔ نہیں نہیں،
झूठ। अभी आप लोग क्या बातें कर रहे थे? हम हम रियाज गबा के बारे में कोई बात नहीं कर रहे थे। मैं जब अंदर दाखिल हुआ तो मिस्टर वजाहत मिर्जा आपके होठों पर ये जुमला था। अगर ऐसा ना किया गया तो रियाज गबा। बस आपने जुमला यहीं तक छोड़ दिया था कि हम पर नजर पड़ गई और जुमला अधूरा छोड़ दिया। जी नहीं, आप गलत कह रहे हैं। हम रियाज गबा की बात नहीं कर रहे थे। नौजवान, झूठ बोलना आसान काम नहीं और कहना गलत काम जरूर है। लीजिए वो जुमला सुनिए। ये कहकर इंस्पेक्टर जमशेद ने अपनी घड़ी में अटैच टेप रिकॉर्डर पीछे घुमाकर लगा दिया। जल्द ही इस पर यह जुमला सुनाई दिया। अगर ऐसा ना किया गया तो रियाज गवा। इनके रंग उड़ गए। फिर कासिम बेग ने कांप कर कहा, इसमें शक नहीं कि हम रियाज गबा की बातें कर रहे थे, लेकिन हमारा इस कहानी से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, इस जुमले को मुकम्मल कर दें। किस जुमले को? वजाहत मिर्जा ने हैरान होकर कहा। इस जुमले को। अगर ऐसा ना किया गया तो रियाज गबा। ओ हाँ, बात दरअसल ये है कि हम सींगों वाले केस में बहुत ज्यादा हैरतज़दा हैं और इस नामालूम आदमी के बारे में अक्सर बातें करते रहते हैं। इस वक्त मैं ये कह रहा था कि अगर रियाज गबा को अच्छी तरह टटोला जाए तो इस मुजरिम तक पहुंचना बहुत आसान साबित होगा, और अगर ऐसा ना किया गया तो रियाज गबा का मुजरिम कभी भी पुलिस के हाथ नहीं लगेगा। रियाज गाबा को अच्छी तरह टटोलने के बाद ये बात सामने आई है कि वो कभी सेठ करामतुल्लाह का मुलाजिम था, फिर हेरा फेरी करके इसकी सारी दौलत का मालिक बन बैठा और सेठ करामतुल्लाह गुर्बत के घड़े में जा गिरा। ओह! इनके मुंह से हैरतज़दा अंदाज में निकला। और सेठ करामतुल्लाह के बेटे का नाम डॉक्टर अरशद है। ये तो खैर हम जानते हैं। तो फिर डॉक्टर अरशद ने आप लोगों को ये भी ज़रूर बताया होगा कि रियाज गाबा ने इनके वालिद के साथ क्या किया? नहीं, इन्होंने ये बात नहीं बताई। रियाज गाबा की कहानी पढ़कर हमने ये अंदाज़ा ज़रूर लगाया था कि किसी ने इनसे इंतकाम लिया है, लेकिन जब दूसरों को पेशानी पर सींग निकल आए तो फिर हमारा ये ख्याल भी गलत होता नजर आया। अब हम ये बहस कर रहे थे कि आखिर वो कौन है और इसका सुराग किस तरह लगाया जा सकता है, लेकिन ये आप लोगों का काम नहीं। इंस्पेक्टर जमशेद बोले, हम अमली तौर पर कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ ख्याल ही दौड़ा रहे हैं। लेकिन ये भला तो इसी वक्त हो सकता है जब कोई ना कोई दिलचस्पी हो या ताल्लुक हो। हाँ, हमें दिलचस्पी है। इसलिए कि कासिम बेग कहते कहते रुक गया। इसलिए कि इंस्पेक्टर जमशेद बोले, इसलिए कि मैं रियाज गाबा का दूर का रिश्तेदार हूँ। कासिम बेग ने कहा, ओह अच्छा, अगर आप लोग किसी नतीजे पर पहुंच सकें तो मुझे ज़रूर बताइएगा। शायद हम ऐसा ना कर सकें। वजाहत मिर्जा ने मुस्कुरा कर कहा, क्यों? इसलिए कि हमारी ख्वाहिश है वो नामालूम आदमी कभी ना पकड़ा जाए, हमेशा इसी तरह जालिमों का नाक में दम किए रखे। ये ख्वाहिश हम भी महसूस करते हैं, लेकिन कानून के हाथों मजबूर हैं। कानून कहता है इसे गिरफ्तार करो। अब दिल माने या ना माने गिरफ्तार तो करना होगा, और वो दिन दूर नहीं जब मुजरिम सुराखों के पीछे नजर आएगा। इन्होंने सर्द लहजे में कहा और जाने के लिए उठ खड़े हुए। क्या आप ये महसूस कर रहे हैं कि वो मुजरिम हम में से कोई एक है? इसका भी इम्कान है। अल्लाह अपना रहम फरमाए, सलीम जावेदानी ने घबरा कर कहा। वो बाहर निकल आए। इसी वक्त एक सादा लिबास वाला इनकी तरफ बढ़ा। क्या रिपोर्ट है? ये घर डॉक्टर कासिम बेग का है। दूसरे दो नौजवान बहुत देर पहले यहाँ आए थे, अब तक वापस नहीं गए, और कोई ना इनसे मिलने के लिए आया ना ये कहीं गया। निगरानी जारी रहेगी। जल्द अज जल्द दो आदमी और बुला लो। अगर ये मुख्तलिफ रास्तों पर जाते नजर आए तो फिर रास्ते पर इनका ताकुब किया जाएगा। ओके सर। जो ही वो घर पहुंचे फोन की घंटी बजी। इन्होंने रिसीवर उठाया तो खान रहमान की आवाज़ सुनाई दी। इनकी आवाज़ में सरजनिश थी। फौरी तौर पर प्रोफेसर दाऊद हमसे मिलना चाहते हैं। इन्होंने सींगों वाली बीमारी के सिलसिले में कोई बहुत ख़ास बात मालूम की है। ओह, मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। तुम कहाँ हो? तजर्बा गाह में हूँ। तब तजर्बा गाह के दरवाजे बंद कर दो। इस बात की भनक भी किसी को ना पड़ने पाए और बिल्कुल चौकस रहो। जब तक हम ना पहुंचे किसी के लिए दरवाजा ना खोलना। तुमने सुन लिया खान रहमान, तुम किसी के लिए दरवाजा नहीं खोलोगे। अच्छी बात है, नहीं खोलूंगा, चाहे तुम्हारे अपने बीवी बच्चे क्यों ना दस्तक दें। बहुत बेहतर, वो बोले। ओ भाई जल्दी करो,
तुम्हारे प्रोफेसर अंकल ने सिंह की बीमारी के बारे में कोई बहुत अहम बात मालूम कर ली है। ओह, इनके मुंह से निकला। वो आंधी और तूफान की तरह रवाना हो गए। तजर्बागाह का दरवाजा खुला पाकर वो धक से रह गए। ये क्या हुआ? इंस्पेक्टर जमशेद चिल्लाए। शायद कोई गड़बड़ हो गई, महमूद ने कहा। वो अंदर की तरफ दौड़े। अंदर मौत का सन्नाटा तारी था, किसी किस्म की कोई आवाज नहीं थी। चूक हो गई शायद, इंस्पेक्टर जमशेद ने परेशान होकर कहा। अल्लाह अपना रहम फरमाए, महमूद बड़बड़ाया। लेकिन अब्बाजान भला तजर्बागाह की खबर इस नामालूम आदमी तक किस तरह पहुंच गई? ये बात बहुत हैरान कुन है, इंस्पेक्टर जमशेद बोले। इन्होंने पूरी तजर्बागाह का जायजा लिया। एक कमरे में तजर्बागाह के तमाम मुलाजमीन बंधे पड़े थे। इनके होठों पर भी कपड़ा कस दिया गया था। प्रोफेसर दाऊद और खानमान गायब थे। मुलाजमीन को होश में लाया गया। हाँ भाई, क्या हुआ था? खान साहब प्रोफेसर दाऊद साहब के कमरे में थे कि अचानक 10 हमलावर आ घुसे। गलबन इन्होंने दरवाजे पर खड़े गनमैन को सबसे पहले बेहोश किया होगा। इसके इनके पास गैस पिस्तौल थे। हम इनसे निकलने वाली गैस से बेहोश हो गए। इसके बाद क्या हुआ, हमें कुछ मालूम नहीं। क्या आप लोगों में दरवाजे पर खड़े गनमैन शामिल नहीं है? महमूद ने पूछा। नहीं, शायद वो बेचारा कहीं और बंद होगा। तलाश करें इन्हें भी। ये कहकर वो तजर्बागाह में आ गए। तजर्बागाह में हर चीज अपनी जगह पर थी। कहीं किसी गड़बड़ के आसार नहीं थे। इसका मतलब है इन दोनों को भी अचानक गैस पिस्तौल चलाकर बेहोश किया गया। इसके अलावा और क्या कहा जा सकता है? मुझे हैरत इस बात पर है कि इधर प्रोफेसर साहब ने कोई बात मालूम की, इधर यहाँ हमलावर पहुंच गए। आखिर इन लोग को इस कदर जल्द ये बात किस तरह मालूम हो गई? इंस्पेक्टर जमशेद ने कहा। इसका सिर्फ एक ही जवाब हो सकता है, और वो ये कि टेलीफोन एक्सचेंज में मुजरिम का कोई आदमी मौजूद है। वो हमारे नंबरों पर होने वाली हर बात सुनता है। जो ही अंकल खानमान ने हमसे रब्ता किया और ये इत्तला दी कि प्रोफेसर साहब ने सिंह वाली बीमारी के सिलसिले में कोई ख़ास बात मालूम की है, इसने मुजरिम को ये इत्तला दे दी और वो यहाँ पहुँच गया। हमसे भी जल्द, और आन की आन में अपना काम करके चला भी गया, जबकि हमने अभी आने में बहुत जल्दी की थी, इंस्पेक्टर जमशेद बोले। वाकई ये हैरत अंगेज बात है, महमूद बड़बड़ाया। हो सकता है वो यहाँ से बहुत नज़दीक रहता हो, वो बोले। तो फिर मजे की बात यह कि इसके साथ काम करने वाले भी बहुत से आदमी हैं। 10 आदमी तो यहाँ पर ही आ गए थे, और भी न जाने कितने होंगे। बहरहाल ये हुआ बुरा। कोई खास बात मालूम करने होने के वक्त आया था तो प्रोफेसर साहब को अगवा कर लिया गया। खैर, पहले तो यहाँ कार्रवाई मुकम्मल कर ली जाए। ये कहकर इन्होंने अकराम को फ़ोन किया। वो जल्द ही अपने मातहतों के साथ पहुँच गया। इसने अपने मातहतों को हिदायत दी। वो काम में मसरूफ़ हो गए। इधर ये तजर्बागाह में थे और बगौर एक एक चीज़ का जायज़ा ले रहे थे। मुझे तो कोई चीज़ गायब नज़र नहीं आ रही, वो फरजाना ने कहा। इस बात का अंदाज़ा तो फौरी तौर पर प्रोफेसर साहब भी नहीं लगा सकते, महमूद ने बुरा सा मुंह बनाया। हाँ, महमूद ठीक कहता है। अगर यहाँ से कोई चीज़ गायब है तो इसका पता इसी वक्त चलेगा जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी, या फिर अगर प्रोफेसर साहब ने तमाम चीज़ों को कोई फाइल बनवा रखी हो तो इसकी मदद से ही चेकिंग की जा सकती है। हाँ, तजर्बागाह के मुलाजमीन से पूछ लेते हैं। महमूद, तुम पूछ कर आओ। महमूद गया और जल्द ही वापस आ गया। हर चीज़ की फाइल मौजूद है, लेकिन चेकिंग सिर्फ प्रोफेसर साहब कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। खैर, हम पहले इन्हें तलाश करेंगे। आहा, ये इस सोफे के नीचे क्या चीज़ पड़ी है? वो फरजाना की आवाज़ सुनकर मुड़े। फरजाना झुक कर सोफे के नीचे देख रही थी। इससे पहले वो सोफे के नीचे नहीं देख सकते थे। दरअसल देखने की ज़रूरत तो इस वक्त महसूस होती तो जब कमरे में गड़बड़ महसूस होती। चूँकि हर चीज़ जगह पर थी, इसलिए सिर्फ सोफ़ों या दूसरी चीज़ों के नीचे और दोनों खुदरों में नहीं देखा गया था। ठहरो फरजाना, ये जो कुछ भी है तुम इसको हाथ ना लगाना, महमूद ने घबरा कर कहा। इसीलिए तो रुकी हुई हूँ, वरना अब तक उठा चुकी होती। इंस्पेक्टर जमशेद ने भी झुक कर इस चीज़ को देखा और फिर एक तिनके की मदद से इसे बाहर की तरफ खींचने लगे। आखिर वो चीज़ सोफे के नीचे से निकल आई। अब इन्होंने देखा।
ان کی نظریں اس پر جم کر رہ گئیں، آنکھوں میں الجھن تیر گئی۔